48 लॉज ऑफ पावर, लॉ नंबर 3। पर अभी क्या हो रहा है ना कि कोई भी छोटी मोटी बात होती है तो सबसे पहले व्हाट्सएप स्टेटस लगाया जाता है। दो लोगों के बीच की जो बात होती है वो पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताई जाती है। उसके बाद भी फोन कर करके लोगों से कहा जाता है, देखा मेरा स्टेटस। अब उसको उसकी औकात समझ में आएगी। अब क्या बोलेगा? अब तो उसका मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। थोड़े पुराने टाइम की बात करूं तो पहले लोग भगवान का नाम लेके सोते थे और भगवान का नाम लेकर ही जागते थे। पर आजकल हम लोग व्हाट्सएप स्टेटस देखकर सोते हैं और उठने के बाद सबसे पहले व्हाट्सएप स्टेटस ही चेक करते हैं कि देखें किसने क्या अपडेट किया है, कहीं कोई नई फोटो तो नहीं लगा दी, कहीं मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। ये फोटो खींच देना, ये व्हाट्सएप पे लगानी है। ये फोटो अच्छी है, ये फेसबुक पर जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छी है, तो ये इंस्टाग्राम पे लगाई जाएगी। कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, ये हर डिटेल ऑनलाइन शेयर करना हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। सो द बिग क्वेश्चन इज कि व्हाई पीपल आर डूइंग दिस? क्यों उन्हें खुली किताब बनना है? क्यों उन्हें वो सब कुछ बताना है जो वो फील करते हैं? क्यों मौका मिलते ही सबको अपना ओपिनियन देना है? और क्यों लगातार बिना सोचे समझे अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपनी स्ट्रेटजीज लोगों के साथ शेयर करते रहना है? दोस्तों, ऐसा 2 रीजन से होता है। पहला रीजन, अपने बारे में, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बातें करना बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें कोई एफर्ट नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। एफर्ट लगता है अपनी जुबान पर लगाम रखने में, अपने इरादों को मजबूती से छुपाने में। और दूसरी वजह यह है कि लोगों को लगता है कि अपनी ऑनेस्टी से, अपना अच्छा नेचर दिखाकर वो लोगों का दिल जीत लेंगे, अपनी एक अच्छी इमेज बना लेंगे और उसके बाद लोग उस इमेज के हिसाब से ही उनसे बात करेंगे, उनके साथ डील करेंगे। पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी में कभी कभी ज्यादा ऑनेस्टी दिल जीतने के बजाय दिल तोड़ देती है। कभी कभी आपकी ऑनेस्टी आपकी इमेज को और ज्यादा खराब कर सकती है और तो और आपके बनते कामों को बिगाड़ सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ मार्कस के साथ। 22 साल का मार्कस फ्रांस का एक हैंडसम डैशिंग लड़का था, पर प्यार के मामले में थोड़ा बुद्धू था। उसे एक यंग काउंटेस से प्यार हो गया था। ये बात उसने निनॉन से शेयर करी। निनॉन 62 साल की थी और अपने टाइम की बड़ी ही मशहूर कोर्टसन यानी तवायफ थी। पहले तो उसने मार्कस की बातों को सीरियसली नहीं लिया, पर बाद में काउंटेस के लिए उसका पागलपन देखकर उसने मार्कस की मदद करनी शुरू करी। उसने मार्कस को बताया कि प्यार किसी जंग से कम नहीं है और इस जंग में उसकी खूबसूरत काउंटेस ही वो किला है जिसे मार्कस को फतह करना है। तो अपने पहले प्लान के अकॉर्डिंग उसने मार्कस को बताया कि अब से उसे काउंटेस से हमेशा एक दोस्त की तरह मिलना है, उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है। ऐसा दिखाना है कि वो काउंटेस को बाकी लोगों की तरह ही सिर्फ एक दोस्त समझता है। उसके दिल में काउंटेस के लिए कोई स्पेशल फीलिंग नहीं है। इन वन वर्ड, उसे काउंटेस को ज्यादा भाव नहीं देना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करने से काउंटेस कंफ्यूज हो जाएगी और इसी कंफ्यूज लड़की की कंफ्यूजन का हमें फायदा उठाना है। मैं भी काफी कंफ्यूज। अगले स्टेप में उसने मार्कस को बताया कि अब उसे काउंटेस को जेलस फील कराना है और ऐसा करने के लिए उसे खुद को कई खूबसूरत लड़कियों में इंटरेस्टेड दिखाना पड़ेगा। उसे खुद को कई सारी लड़कियों के करीब करना होगा और ऐसा करने से काउंटेस को लगेगा कि मार्कस को पाना आसान नहीं है क्योंकि उसके पीछे तो लड़कियों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। और निनॉन के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग औरतों को वही मर्द ज्यादा अच्छे लगते हैं जिनमें बाकी औरतों की भी दिलचस्पी हो। किसी और औरत के चंगुल से एक मर्द को छीनकर अपना बना लेना अलग ही सेटिस्फेक्शन देता है। इसके बाद निनॉन ने मार्कस को अगला स्टेप लेने को कहा। उसने मार्कस से कहा कि अब उसे काउंटेस को गुमराह करना है, तो ऐसी जगह जहां वो मार्कस के आने की उम्मीद रखती है वहां पर उसे बिल्कुल नहीं जाना है और ऐसी जगह जहां वो मार्कस को एक्सपेक्ट नहीं करती है वहां पर उसे जरूर जाना है। ये सारी प्लानिंग एग्जीक्यूट करने में कई हफ्तों का समय लगा। सब कुछ निनॉन के प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। काउंटेस धीरे धीरे मार्कस के प्रति आकर्षित होने लगी। धीरे धीरे उसकी दिलचस्पी मार्कस में और बढ़ने लगी। वो उसकी तरफ खिंचने लगी। पर तभी एक दिन मार्कस काउंटेस के घर गया। दोनों अकेले थे और बेसब्री में उसने निनॉन के सारे इंस्ट्रक्शंस भूलकर काउंटेस से अपने प्यार का इजहार कर दिया। साथ ही उसने काउंटेस को ये भी बता दिया कि अब तक जो भी उसके साथ किया गया वो सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था और निनॉन के कहने पर ये सब किया गया। मार्कस की बातें सुनकर काउंटेस बिना कुछ कहे वहां से उठकर चली गई और उसने फिर कभी मार्कस की तरफ मुड़कर नहीं देखा। प्यार का ये जादू अब पूरी तरह से टूट चुका था। सो फाइनली मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ऐसा क्यों हुआ?
मार्कस ने तो ईमानदारी से काउंटेस को सब कुछ सच सच बता दिया था। काउंटेस भी उसे पसंद करने लगी थी। तो अब तो काउंटेस को उसकी ऑनेस्टी से प्रभावित होकर उसे गले लगा लेना चाहिए था, पर इससे उल्टा वो नाराज हो जाती है, मार्कस से दूर चली जाती है, उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। इन वन वर्ड, यहाँ पर मार्कस की ऑनेस्टी की वजह से ही उसकी जिंदगी तबाह हो गई। वो काउंटेस को कभी नहीं पा पाया। एग्जाम्पल नंबर 2, सन 1850 पर्शियन पार्लियामेंट में 35 साल के ओटो वन बिस्मार्क अपने करियर के टर्निंग पॉइंट पर थे। उस दिन पार्लियामेंट में ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग लड़ने की बात चल रही थी। जर्मनी उन दिनों छोटी छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें पर्शिया भी एक थी। सभी चाहते थे कि सारी जर्मन स्टेट्स यूनिफाइड हो जाएं और एक साथ ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग का ऐलान करें। पर पर्शिया के राजा फेडरिक विलियम IV जंग नहीं चाहते थे। बिस्मार्क एक पूर्व सैनिक था। उसका असली सपना यही था कि टुकड़ों में बटा जर्मनी एक हो जाए और ऑस्ट्रिया के हर जुल्म का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पर उस दिन पार्लियामेंट में उसने राजा विलियम को सपोर्ट किया और एक ऐसी स्पीच दी जिससे सबके सोचने की दिशा ही बदल गई। बिस्मार्क ने कहा, मैं एक देशभक्त हूँ। मैंने जंग को बड़े करीब से देखा है। जो भी बिना किसी कारण के जंग चाहते हैं वो इस बात को याद रखें कि जंग के बाद भी वो यहीं होंगे। क्या आप उन किसानों की आंखों में देख पाएंगे जो जंग में अपनी जमीनों को राख होते हुए देखेंगे? क्या आप उन लोगों के सामने खड़े रह पाएंगे जो जंग में अपने शरीर के हिस्सों को खो देंगे? क्या आप उस बाप के सामने जीत का जश्न मना पाएंगे जो जंग में अपने बेटे को खोएगा? बताइए, है हिम्मत इन हालातों का सामना करने की? अगर है तो चलिए जंग की तैयारियां करते हैं। बिस्मार्क की इस स्पीच के बाद पूरी पार्लियामेंट खामोश हो गई। बिस्मार्क को करीब से जानने वाले लोग उसके इस मूव से हैरान थे, क्योंकि उसमें से ज्यादातर लोग ये जानते थे कि बिस्मार्क खुद जंग के फेवर में है। वो चाहता है कि पर्शिया ऑस्ट्रिया पे अटैक करे। खैर, वोटिंग होती है, राजा और उसके मिनिस्टर्स जीत जाते हैं। ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग ना लड़ने का ऐलान कर दिया जाता है। बिस्मार्क की स्पीच से प्रभावित होकर राजा उसे एक डेप्यूटी से सीधा कैबिनेट मिनिस्टर बना देते हैं। बिस्मार्क की ताकत वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है और 1862 में बिस्मार्क पर्शिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनते ही बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं, कुचल देते हैं अपने दुश्मनों को और पुराने साम्राज्य को तोड़कर एक नए यूनिफाइड माइटी जर्मन स्टेट की नींव डालते हैं। तो बिस्मार्क ने ऐसा क्यों किया? अपने असली इरादे क्यों छुपाए और लोगों को गुमराह क्यों किया? इसके 3 रीजन हैं। नंबर 1, बिस्मार्क ये अच्छी तरह जानते थे कि पर्शियन आर्मी उस वक्त ऑस्ट्रियन और बाकी यूरोपियन आर्मी के सामने काफी कमजोर थी। अगर जंग होती तो उस जंग में पर्शिया के हारने के मजबूत चांसेस थे। नंबर 2, अगर उस वक्त पर्शिया हार जाता तो सारा ब्लेम बिस्मार्क के ऊपर आता और बिस्मार्क का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। उसके ऊपर एक ऐसा दाग लग जाता जिसे वो कभी भी चाह कर भी मिटा नहीं पाता। नंबर 3, उस वक्त पर्शिया के राजा फेडरिक विलियम IV और उनके सभी मिनिस्टर पीस चाहते थे, शांति चाहते थे, जंग नहीं लड़ना चाहते थे। और बिस्मार्क को चाहिए थी पावर, जो सिर्फ और सिर्फ राजा के थ्रू ही हासिल की जा सकती थी। इसीलिए उस वक्त ना चाहते हुए भी बिस्मार्क ने राजा को सपोर्ट किया। दोस्तों, आज के एग्जाम्पल से हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें सीख सकते हैं। नंबर 1, अगर आपको सच में पावर चाहिए तो ऑनेस्टी को थोड़ा किनारे करके अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दीजिए अपने असली इंटेंशंस छुपाने के लिए। मास्टर दिस आर्ट एंड यू विल ऑलवेज हैव द अपर हैंड। नंबर 2, जहां जरूरत पड़े वहां ऐसे आइडियाज, ऐसे कॉजेस को भी सपोर्ट करिए जो आपके सेंटिमेंट से मेल ना खाते हों, जैसा कि बिस्मार्क ने 1850 वाली स्पीच में किया। इससे ज्यादातर लोगों को ये लगेगा कि आपके अंदर कुछ बदल गया है, मतलब आपका हृदय परिवर्तन हो गया है और उनका ध्यान आपसे हट जाएगा। नंबर 3, चुप मत रहिए। चुप रहने वाले लोगों पर सभी जल्दी शक करने लगते हैं कि चुपचाप ये जरूर कोई खिचड़ी पका रहा है। इसलिए बोलिए, बात करिए, अपनी इच्छा, इंटेंशन, गोल्स, स्ट्रेटजीज सभी के बारे में बातें करिए, पर
असली वाली नहीं। नकली इच्छाओं, नकली आइडियाज, नकली गोल्स के बारे में बात करिए। ऐसा करने से एक तीर से आप 3 निशाने लगा पाएंगे। नंबर 1, आप फ्रेंडली नजर आएंगे। फ्रेंडली लोगों पर लोग भरोसा करते हैं और उनके साथ खुलकर बात करना पसंद करते हैं। जब वो आपसे खुलकर बातें करेंगे तो आप उनके आइडियाज को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नंबर 2, इससे ये फायदा होगा कि आपके असली इरादे कोई नहीं जान पाएगा। नंबर 3, इससे आपके राइवल्स कंफ्यूज होंगे और उल्टी दिशा की तरफ मुड़ जाएंगे जहां उनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। So that's it for today। बाकी बातें पार्ट 2 में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।